हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस मंजीत। एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गायनेक एंड ऑप्स में फिटल स्कल के बारे में। तो जब हम लेबर के बारे में पढ़ते हैं तो लेबर के रिस्पेक्टिव में हमें क्या है, फिटल स्कल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिटल स्कल ही डिसाइड करता है कि जो हमारा जो बेबी का डिलीवरी होने वाला है वो वजाइनल डिलीवरी होगा या फिर एलएससीएस करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें पेल्विमेट्री, फिटल स्कल, ये सभी गायनेक एंड ऑप्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिटल स्कल के एस्पेक्ट के बारे में। तो बेसिकली बोला गया है कि फिटल स्कल जो है इट टू सम एक्सटेंट कंप्रेसिबल एंड मेड mainly of thin palpable tubular, that is the flat bones forming the vault, and this is anchored to the rigid and the incompressible bone at the base of the skull। तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला गया है कि जो फिटल स्कल होता है ये कैसा होता है, कंप्रेसिबल होता है अप टू सम एक्सटेंट। कंप्रेसिबल होने की वजह से ही ये असिस्ट करता है इन द वेजाइनल डिलीवरी, जिसके वजह से क्या होता है कि वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। इसी कारण से हमें देखने को मिलता है कि जो सूचर्स होते हैं वो ऑसिफाइड नहीं रहते हैं, ठीक है, क्लोज नहीं रहते इन केस ऑफ द फिटस। या फिर जो हमारा बेबी का जब जन्म होता है, डिलीवरी होता है, तो उस समय जो हमारे फिटल स्कल में पाए जाने वाले जो अलग अलग सूचर्स हैं वो अभी तक ऑसिफाइड नहीं रहते, क्लोज्ड नहीं हुए रहते हैं। तो बोला गया है कि फिटल स्कल जो होता है ये कैसा होता है, कंप्रेसिबल होता है। और किससे बना होता है, थिन या ट्यूबुलर फ्लैट जो बोन्स होते हैं उससे बना होता है। और ये कैसा होता है, एंकर टू द रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल बोन एट द बेस ऑफ द बेन। मतलब कि जो ऑसिपिड बोन है वो जस्ट हमारे जो एटलास है उस पे जाके क्या होता है, जो कि इनकम्प्रेसिबल बोन है वहां पे जाके अटैच्ड रहता है। बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं फिटल स्कल के बारे में इन द गायनेक, तो बेसिकली या फिर ऑब्स्टेक की, तो बेसिकली हम लोग एरियाज ऑफ स्कल के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। एरियाज ऑफ स्कल क्या है, बेसिकली कि जो हमारा स्कल है उसको डिवाइड किया गया है सेवरल जोन ऑफ द ऑब्स्टेटिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऑब्स्टेटिकल इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कि किस तरह से हमें क्यों इंपॉर्टेंट है स्कल, फिटल स्कल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं सेवरल जोन्स पे, जिसको हम लोग बेसिकली एरियाज ऑफ स्कल कहते हैं। इसको बेसिकली हम लोग 3 नेम दिए हैं, जिसमें आता है वर्टेक्स, ब्रो एंड द फेस एरियाज ऑफ स्कल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स में क्या बोला गया है कि ये कैसा होता है, क्वाड्रेंगुलर एरिया होता है बाउंडेड एंटेरियरली बाय द ब्रेगमा। जो हमारा मालूम है कि हमारे जो फिटल स्कल होता है उसमें 2 यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फ्रंटेनल्स देखने को मिलता है। तो जो एंटेरियर फ्रंटेनल होता है उसको हम लोग ब्रेगमा कहते हैं, एंड द कोरोनल सूचर्स बिहाइंड द लैम्बडा, जो हमारा लैम्बॉइडल सूचर होता है उसको हम लोग लैम्बुडा कहते हैं, एंड द लैम्बॉइडल सूचर एंड लेटरली बाय द लाइन पासिंग थ्रू द पैराइटल एमिनेंस। तो बेसिकली हम लोग इमेज में बात करते हैं तो इसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया, एंटर फ्रंटेनल को हम लोग ने नाम दे दिया ब्रेगमा, और पोस्टीरियर जो फ्रंटेनल है इसको हम लोग ने नाम दे दिया लैम्बडा। तो इसके बीच के स्पेस को हम लोग बेसिकली किसके अंदर लेते हैं, इन द वर्टेक्स पोजीशन। और लेटरली ये जो हमारा एमिनेंस है, कौन सा एमिनेंस, पैराइटल एमिनेंस है। तो ये जो पूरा क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, ठीक है, इसी को हम लोग ने क्या नाम दे दिया है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस नाम दे दिया गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स एरिया बोलते हैं। सेकेंड आता है दैट इज द ब्रो एरिया। तो ब्रो बेसिकली क्या बोला गया है कि इट इज एन एरिया बाउंडेड ऑन वन साइड बाय द एंटेरियर फ्रंटेनल एंड द कोरोनल सूचर्स, एंड ऑन द अदर साइड बाय द रूट ऑफ द नोज एंड द सुप्रा ऑर्बिटल रीजेस ऑफ द अदर साइड। मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो ब्रेगमा से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, रूट ऑफ द नोज, मतलब कि नोज का जो बेस है वहां तक जाने वाले जो लाइन है वो या फिर एरिया को हम लोग किसके अंदर रखते हैं, ब्रो के अंदर। वहीं पे फेस की हम बात करते हैं तो फेस में क्या बोला गया है कि इट इज द एरिया बाउंडेड ऑन one side by the root of the nose and the supraorbital ridges, and on the by the junction of the floor of the mouth with the नेक। तो बेसिकली आपको इसके पोजीशंस याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग ने देख लिया कि कंप्रेसिबल है, जिसकी वजह से इसका ऑब्स्टेक्टिकल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, और ऑब्स्टेक्टिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे इसको 3 एरियाज में डिवाइड किया गया है, वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। वर्टेक्स स्टार्ट होता है ब्रेगमा से एंड एंड होता है लैम्बडा में। जो ब्रो है स्टार्ट होता है ब्रेगमा से और एंड होता है रूट ऑफ द नोज पे। और जो फेस है, फेस पोजिशन जो है स्टार्ट होता है फ्रॉम द रूट ऑफ द नोज टू द ऐसा पोजीशन जहाँ पे जो माउथ है वो किससे जाके मीट करता है, जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ विद द नेक, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फेस पोजीशन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो मान के चलो ये हमारा क्या है, स्कल है, यहाँ नोज हो गया, ये उसका माउथ हो गया, और यहाँ पे
तो मान के चलो ये जो एंटेरियर फ्रंटनल है और ये पोस्टेरियर फ्रंटनल है, इसको हम लोग ने नाम दे दिया वर्टेक्स। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया, वर्टेक्स। अब यहाँ एंटेरियर फ्रंटनल से टिप जो नोज का रूट है वहां तक को हम लोग ने नाम दे दिया ब्रो, और वहीं पे रूट ऑफ द नोज से लेके ये जो हमारा कंडीशन है जहाँ जो हमारा माउथ है, फ्लोर ऑफ द जो माउथ है वो मीट करता है नेक से, इसको इस वाले को हम लोग ने क्या नाम दे दिया, फेस। तो इस तरह से 3 एरियाज हमें ऑब्स्ट्रक्टली देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सूचर्स के बारे में आपको पूछा जाता है, तो बेसिकली हमारे पास 4 सूचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है दैट इज द सजाइटल सूचर्स और द लॉन्जिट्यूडिनल सूचर। तो ये पूछा जाता है कि सजाइटल सूचर किसके बीच में होता है, तो लाइज बिटवीन द 2 पैराइटल बोन। ठीक है, ये जो सेंटर में हमारा सूचर है इसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं, सजाइटल सूचर नाम देते हैं। वहीं पे कोरोनल सूचर है जो कि रन करता है इन बिटवीन द पैराइटल एंड द फ्रंटल बोन। ठीक है, तो ये जो है, ये जो सूचर है ये हमारा क्या हो गया, फ्रंटल बोन, ये हो गया पैराइटल। तो इसके बीच में जो सूचर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनल सूचर। थर्ड आता है दैट इज द फ्रंटल सूचर जो कि लाई करता है इन बिटवीन ये दोनों फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर है उसको फ्रंटल सूचर कहते हैं। और लास्ट में आता है लंबॉइड सूचर। लंबॉइड सूचर क्या है, बिटवीन द ऑसिपिट एंड द पैराइटल बोन। ठीक है, ये जो ऑसिपिट बोन है और जो पैराइटल बोन है इसके बीच में जो ये सूचर देखने को मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबॉइडल सूचर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में, तो जो ये सूचर है इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये फ्यूज नहीं हुए होते टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। और ये कब फ्यूज होते हैं, आफ्टर द 18th मंथ ऑफ द बेबी, जो कि एंटेरियर फ्रंटनल है। तो सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है कि इट परमिट्स द ग्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ वन बोन ओवर द अदर ड्यूरिंग द मोल्डिंग ऑफ द नेक एंड द फिनोमिना ऑफ सिग्निफिकेंस व्हाइल हेड पासेस थ्रू द पेल्विस। तो जब हेड पास होता है तो पेल्विस से, तो ऐसे कंडीशन में हेड का डायमीटर कम होने के लिए, हेड का सर्कमफेरेंस कम होने के लिए ये क्या होते हैं, बोन से एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड ओवर करते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और वैजाइनल डिलीवरी पॉसिबल रहती है। दूसरा आता है इसका इंपॉर्टेंस की डिजिटल पाल्पेशन ऑफ द सजाइटल सूचर इंटरनल एग्जामिनेशन इन द लेबर गिव्स एन आइडिया ऑफ द मैनर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द हेड, that is asynclitism or the synclitism, and the degree of internal rotation of the head and the degree of molding of the head। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब लेबर हो रहा होता है तो ऐसे में जब सर्विक्स का डायलेशन हो रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं ताकि पता कर सके कि जो हमारा इंगेजमेंट हुआ बेबी का वो असिंक्लिटिज्म है या फिर सिंक्लिटिज्म। सिंक्लिटिज्म क्या होता है कि जब सजाइटल बोन एकदम डायरेक्ट डाउनवर्ड फेस करता रहे तो उसको हम लोग सिंक्लिटिज्म बोलते हैं। वहीं पे जब वो पोस्टेरियर और एंटेरियरली फेस करता है तो उसको असिंक्लिटिज्म बोलते हैं, जो कि हम लोग मैकेनिज्म ऑफ लेबर में पढ़ने वाले हैं। वहीं पे कितना डिग्री ऑफ रोटेशंस हुआ है या फिर हेड का, या फिर डिग्री ऑफ मोल्डिंग कितना है हेड का, ये सभी ड्यूरिंग द डिलीवरी जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर जो फीमेल है वो वैजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है उसमें या फिर हमें वहाँ पे सर्जरी करने की ज़रूरत है। आगे आता है दैट इज फंटनल्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है, तो फंटनल्स होते क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बोला गया फंटनल्स आर द वाइड गैप इन द सूचर लाइन फॉर्म द फंटनल्स ऑफ द मेनी फंटनल्स। टोटल कितने फंटनल्स होते हैं ये आपको याद रखना है कि 6 फंटनल्स होते हैं टोटल। उसमें से हमें ऑब्स्टेट्रिक्स में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट फंटनल्स के बारे में देखना है, दैट इज द एंटेरियर फ्रंटनल जिसको हम लोग ब्रेगमा कहते हैं एंड द पोस्टेरियर फंटनल जिसको हम लोग लैम्बडा कहते हैं। तो सबसे पहले एंटेरियर फंटनेल की बात कर ले, तो एंटेरियर फंटनेल में बोला गया है कि इट इज फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ 4 सूचर इन द मिड प्लेन। द सूचर्स आर एंटेरियरली फ्रंटल, पोस्टेरियरली सजाइटल एंड ऑन अदर साइड बाय द कोरोनल सूचर। ठीक है, ये कहाँ पे फॉर्म होता है, एंटेरियर पार्ट में रहता है मिड प्लेन के, और इसमें 4 सूचर मिलकर बना हो। कौन कौन सा, एक सजाइटल सूचर, 2 कोरोनल सूचर और एक फ्रंटल सूचर। ये चारों जहां पे मीट करते हैं वहां पे ये जो डायमंड लाइक शेप बन रहा है इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेरियर फंटनेल कहते हैं। बोला गया है कि इट्स एंटेरियो पोस्टेरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है कितना होता है, 3 सेंटीमीटर होता है। और द फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन एंड इज बिकम्स ऑसिफाइड 18 मंथ्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, 18 महीने बाद इसका क्या होता है, ऑसिफिकेशन हो जाता है, मतलब कि सूचर क्लोज हो जाते हैं। एंड इट बिकम्स पैथोलॉजिकल इफ इट इज इट फेल्स टू ऑसिफाई इवन आफ्टर द 24 मंथ। मतलब कि 24 महीने बाद भी अगर ये फंटनल क्लोज नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं फिटल स्कल के बारे में, क्योंकि कंप्रेस होता है जिसके वजह से असिस्ट करता है ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी। एरियाज देख लिया कि 3 एरियाज होते हैं, वर्टेक्स, ब्रो और फेस। उसके बाद सूचर्स की बात करें, फंटनल्स में हम लोग ने अभी बात करी है एंटेरियर फंटनल के बारे में।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पोस्टेरियर फॉन्टेनल, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लैम्ब्डा भी कहते हैं। तो बोला गया इट इज फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ 3 सुचर लाइन, सजाइटल सुचर, एंटेरली एंड द लंबॉइड सुचर ऑन अदर साइड। तो 3 सुचर मिलके, कौन कौन सा, सजाइटल सुचर जो कि एंटेरली है और 2 लंबॉइडल सुचर मिलके ये ट्रायंगुलर जो एरिया बना रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्ब्डा बोलते हैं या फिर पोस्टेरियर फॉन्टेनल बोलते हैं। इट इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड मेजर्स अबाउट 1.2 टू 1.2 सेंटीमीटर। देखो हम लोग ने अभी एंटेरियर फॉन्टेनल देखा था जो कि 3 सेंटीमीटर का होता है, 3 इंटू 3 सेंटीमीटर। ये कितने का है, 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर। और इसका जो फ्लोर है, इस ऑफकोर्स ये भी कैसा रहेगा, मेम्ब्रेनस रहेगा, लेकिन एट टर्म बोनी हो जाता है। ठीक है, जब टर्म हो जाता है बेबी का, मतलब कि जब जन्म लेने वाला रहता है, तब तक क्या होता है, ये थोड़ा बोनी हो जाता है। Thus truly its nomenclature as fontanelle is mesonormal। fontanelle क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक गैप रह गया, लेकिन ये क्या हो रहा है, ऑसिफाई हो जा रहा है, इसका जो मेम्ब्रेन है वो बोनी हो जा रहा है, इसलिए इसको fontanelle नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको बोला जाता है। बोला गया इट डिनोट्स द पोजीशन ऑफ द हेड इन रिलेशन टू द मैटरनल पेल्विस। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये डिनोट करता है पोजीशन ऑफ द हेड इन द मैटरनल पेल्विस। इसके बाद सजाइटल फॉन्टेनल है, तो उसके बारे में उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप रीड कर सकते हो। उसके बाद आता है डायमीटर ऑफ द स्कल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन एमसीक्यूज पर्पस भी पूछ सकता है या फिर 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। तो डायमीटर आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो डायमीटर में बेसिकली हमें यहाँ पे 6 डायमीटर, डिफरेंट डायमीटर देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले डायमीटर, दैट इज सब ऑसिपिटोब्रेगमेटिक डायमीटर। तो सब ऑसिपिटो, नाम से ही पता, सब ऑसिपिटो मतलब ऑसिपिट के जस्ट डाउनवर्ड से, और ब्रेगमेटिक, ब्रेगमा कहाँ पे हमारा, एंटेरियर फॉन्टेनल के सेंटर तक। तो क्या बोला गया, एक्सटेंड फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रेगमा। ठीक है, ये हमारा नेक पूरा मान के चलो स्कल है, तो स्कल के यहाँ पे हमारा क्या है, ऑसिपिट है। तो सब ऑसिपिट मतलब कि नेप ऑफ द नेक, जहाँ पे नेप ऑफ द नेक आता है वहाँ से लेके हमारे ब्रेगमा तक के जो डायरेक्ट हमें देखने को मिल रहा है लाइन जो जाती है, इसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया है, सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक। क्या नाम दे दिया है, सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक। और इसका जो लेंथ होता है वो 9.5 सेंटीमीटर होता है। और ये पोजीशन हमें कब देखने को मिलेगा, जब बेबी जो रहेगा उसका कंप्लीट फ्लेक्शन रहेगा। कंप्लीट फ्लेक्शन होने पे क्या होता है कि ये जो उसका हेड है आगे की तरफ एकदम अंदर की तरफ चल जाता है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो रिम की तरफ रहता है, मतलब कि वजाइनल ओपनिंग की तरफ रहता है। तो ये वाला पार्ट जब वजाइनल ओपनिंग की तरफ रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कंप्लीटली फ्लेक्स पोजीशन। तो जब कंप्लीट फ्लेक्शन ऑफ द हेड ऑफ बेबी रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक डायमेंशन हमें या डायमीटर देखने को मिलता है, जो कि 9.5 सेंटीमीटर रहता है। और इसका प्रेजेंटेशन कैसा है, वर्टेक्स। क्योंकि हम लोग ने क्या देखा था, वर्टेक्स पोजीशन कब तक हम लोग मानते हैं, जब ब्रेगमा से लेके पोस्टेरियर फ्रंटल यहाँ तक के बीच के डिफरेंस को हम लोग केस में लेते हैं वर्टेक्स में। तो अगर ये पूरा अगर नीचे की तरफ है तो इसको हम लोग वर्टेक्स में ले लेंगे। अगर ये वाला पार्ट आगे है, ठीक है, मतलब कि ब्रेगमा से लेके टिप रूट ऑफ द नोज तक है, तो इसको हम लोग ब्रो पोजीशन बोलते हैं। और अगर रूट ऑफ द नोज से लेके चिन तक है तो इसको हम लोग फेस पोजीशन बोलते हैं। तो वर्टेक्स पोजीशन में ये आ जाता है। फिर दूसरा आता है सब ऑसिपिटो फ्रंटल पोजीशन। सब ऑसिपिटो अगेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेम इसी पोजीशन से ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या बोल दिया है, फ्रंटल बोल दिया। फ्रंटल मतलब क्या, कि जो फ्रंटल बोन है उसके सेंटर तक। तो इसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया, सब ऑसिपिटो फ्रंटल। अब देख के ये पता चल रहा है कि इसका थोड़ा लेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो हमारा सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक जो होता है वो 9.5 सेंटीमीटर का होता है। वहीं पे सब ऑसिपिटो फ्रंटल जो है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। और ये कब देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन। क्योंकि क्या था, पहले वाले कंडीशन में कंप्लीट फ्लेक्शन होने की वजह से वेजाइनल कैनाल की तरफ ये दिख रहा था पार्ट, तो इसको हम लोग ने कंप्लीट फ्लेक्शन। लेकिन अब कंप्लीट फ्लेक्शन न होने की वजह से ये वाला पार्ट टोटल क्या आ रहा है, वजाइना की तरफ दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लेक्शन। ऑफकोर्स ये भी किस में आएगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज ऑसिपिटो फ्रंटल। ऑसिपिटो फ्रंटल क्या हो गया कि एक्सटेंड फ्रॉम द ऑसिपिटल एमिनेंस टू द रूट ऑफ द नोज। ऑसिपिटल जो एमिनेंस है वहाँ से रूट ऑफ द नोज तक जो जाने वाली डायरेक्ट लाइन है, इसको हम लोग ने क्या बोल दिया, ऑसिपिटो फ्रंटल पोजीशन। और इसका डायमीटर और ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे डायमीटर बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होगा हमें कि वजाइनल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। तो जो ऑसिपिटो फ्रंटल पोजीशन है ये कितने सेंटीमीटर का इसका डायमीटर हो जाता है,
5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे मार्क डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे फ्लेक्शन अब कम होने लगा, ये कहाँ पे एक्सटेंशन की तरफ अब जाने लगा, लेकिन है अभी भी ये कौन से पोजीशन में, ये प्रेजेंटेशन में, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। तो ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होता है, या फिर ब्रो प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया कि वर्टेक्स कब बोलेंगे, जब उसका हेड बाहर की तरफ हो, वजाना की तरफ हो। ब्रो कब बोलेंगे, जब फ्रंट एरिया मतलब टिप ऑफ नोज तक वो बाहर की तरफ हो, वजाना कैनाल की तरफ हो। और फेस कब बोलेंगे, जब टिप ऑफ नोज, रूट ऑफ नोज से बेस ऑफ द स्कल तक हो, तो इसको बेस ऑफ द दैट इज माउथ तक हो, तो उसको हम लोग फेस बोलते हैं। तो उसके हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन आना जरूरी है। अब यहाँ तक हम लोग ने 3 देख लिया, दैट इज सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक, सब ऑसिपिटो फ्रंटल एंड द ऑसिपिटो फ्रंटल। अब हम लोग आगे बात करेंगे मेंटो वर्टिकल के बारे में, ठीक है। मेंटो वर्टिकल नाम से ही पता चले, एक्सपेंड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द चिन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटस। ये हमारा चिन हो गया, चिन के मिड पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर तक, इसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया, मेंटो वर्टिकल सूचर। और जो मेंटो वर्टिकल डायमीटर जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का। इस ये कब देखने को मिलेगा, पार्शियल मतलब कि जब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट वजाइना कैनाल के ओपनिंग की तरफ हो, तो ये वाला हमें डायमीटर कंसिडर करना पड़ता है, जो कि लार्जेस्ट बताएगा यहाँ पे, जो कि 14 सेंटीमीटर का होता है। तो अब ये क्या हो रहा है, हमारा टिप ऑफ द नोज वाला एरिया आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग कौन सा प्रेजेंटेशन बोल देंगे, ब्रो प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आता है दैट इज सब मेंटो वर्टिकल। सब मेंटो मतलब कि जो हमारा मेंटो है, चीन का जो टिप था उसका, उससे थोड़ा सा और अंदर की तरफ जा रहा है, वहां से स्टार्ट हो रहा है। ये भी कब देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट फ्लेक्शन के कंप्लीट। तो ये भी क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। तो इसको भी हम लोग किसके अंदर रखते हैं, अभी ये क्या हो रहा है, फेस आ रहा है, सॉरी फेस आ रहा है ना। तो यहाँ पे फ्रेश आने की वजह से ये जो प्रेजेंटेशन हो गया, यह हमारा कौन सा हो गया, फेस प्रेजेंटेशन हो गया। एंड लास्ट में आता है हमारा दैट इज सब मेंटो ब्रेगमेटिक। सब मेंटो ब्रेगमेटिक में क्या हो गया कि ये कहाँ से एक्सटेंड होता है, फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ टू द नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रेगमेटिक। तो सेंटर ऑफ द यहाँ से सब मेंटो, तो ये भी किस में आ गया, फेस में। तो ये सारे हमें डायमीटर्स देखने को मिलते हैं विद इन द फेटल स्कल। तो डायमीटर ऑफ स्कल में आपको 6 डायमीटर याद रखना है। सब ऑसिपिटो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सब ऑसिपिटो फ्रंटल कहाँ से, सब मेंटो वर्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सब मेंटो वाला देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, सब मेंटो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है, और वहीं पे सब मेंटो ब्रेगमेटिक सेम पोजीशन से स्टार्ट होकर लेकिन कहाँ पे जा रहा है, सेंटर ऑफ द ब्रेगमा तक जा रहा है। तो सबके डायमीटर आपको यहाँ पे याद करना जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, ये तो हम लोग ने बात कर एंटेरो पोस्टेरियर डायमीटर, ठीक है। ये किसके बारे में बात किया हम लोग ने, एंटेरो पोस्टेरियर डायमीटर, मतलब कि अगर हमारा जो वजाइना कैनाल है उसमें एंटेरो पोस्टेरियरली किस तरह से डायमीटर देखने को मिलता है। आगे हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में। तो ट्रांसवर्स डायमीटर देखते हैं। तो ट्रांसवर्स डायमीटर में क्या बोला गया है कि इसमें 4 डायमीटर हमें देखने को मिलते हैं, बाई पैराइटल डायमीटर, सुपर सब पैराइटल डायमीटर, बाई टेम्पोरल डायमीटर एंड द बाई मेस्टॉइड डायमीटर। नाम से ही पता चल रहा है, बाई पैराइटल मतलब कि पैराइटल बोन जो है उसका डायमीटर हम लोग देख रहे हैं। तो ये अबाउट होता है 9.5 सेंटीमीटर, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम वन पैराइटल एमिनेंस टू द अदर पैराइटल। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे पैराइटल एमिनेंस होता है, उसी तरह दूसरे साइड में रहता है। उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग बाई पैराइटल डायमीटर कहते हैं। वहीं पे सुपर सब पैराइटल डायमीटर क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक साइड के पैराइटल से एमिनेंस से लेके दूसरे साइड के पैराइटल एमिनेंस से थोड़ा पहले तक ही रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 8.5 सेंटीमीटर का होता है। एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट प्लेस्ड बेलो वन पैराइटल एमिनेंस टू द पॉइंट प्लेस्ड अबो द अदर पैराइटल में, मतलब पैराइटल एमिनेंस को आप टच न करके उसके थोड़ा आगे पीछे है, तो जिसकी वजह से डायमीटर जो होता है कम हो जाता है। तो जितना कम डायमीटर रहता है वो उतना ज़्यादा अच्छा होता है फॉर द वजाइनल डिलीवरी। उसके बाद आता है बायोटेम्पोरल डायमीटर। तो बायोटेम्पोरल जो डायमीटर होता है ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एंटेरो एंड ऑफ द कोरोनल सुचर। ये क्या है, एंटेरियर एंड ऑफ द कोरोनल सुचर के बीच में ये देखने को मिलता है। एंटेरियर एंड ऑफ द कोरोनल सुचर मतलब क्या, तो कोरोनल सुचर किसके बीच में होता है, दोनों फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच, दोनों साइड के कोरोनल सुचर के जब हम लोग डायमीटर को लेते हैं डायरेक्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाय टेम्पोरल डायमीटर, जो कि 8 सेंटीमीटर का है। एंड बाय मेस्टॉइड डायमीटर मतलब कि जो मेस्टॉइड बोन है, दोनों मेस्टॉइड बोन के डिफरेंस को हम लोग लेते हैं, दैट डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस, तो वो होता है 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या है कि जो डायमीटर बायो मेस्टॉइड डायमीटर है ये इनकम्प्रेसिबल है, जबकि अदर जो डायमीटर थोड़ा मोड़ा कंप्रेसिबल देखने को
मिलते हैं। तो ये हम लोग ने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं फिटल स्कल में। अभी तक फिटल स्कल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, 3 प्रेजेंटेशन देख लिया, वर्टेक्स बो और फेस, फिर सूचर्स के बारे में बात कर लिया, फॉन्टेनल्स के बारे में बात कर लिया, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर देख लिया हम लोग ने, ट्रांसवर्स डायमीटर में 4 डायमीटर्स देख लिए। अब हम बात करेंगे सर्कमफरेंसेस के बारे में। तो सर्कमफरेंसेस में क्या बोला गया है कि द सर्कमफरेंस ऑफ द प्लेन ऑफ द डायमीटर ऑफ द एंगेजमेंट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ द हेड। किस एटीट्यूड में हेड क्या हो रहा है, बेसिकली इंगेज कर रहा है इनटू द फीमेल पेल्विस, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सर्कमफरेंसेस चेंज होते रहते हैं। तो हम इसमें मेन चीज आता है दैट इज मोल्डिंग। मोल्डिंग क्या है कि इट इज द अल्टरेशन ऑफ द शेप ऑफ द फोर कमिंग हेड वाइल पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस बर्थ प्रोसेस ड्यूरिंग द, जैसे कि हम लोग ने देखा कि ये कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, वॉल से एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं, इसके वजह से जो हेड होता है बेबी का वो चेंज होता है, उसका सर्कमफरेंस चेंज होता है वाइल पासिंग थ्रू द बर्थ कैनाल। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग मोल्डिंग कहते हैं। बोला गया है तो दिस इज वेरी लिटल, ये कैसा रहेगा, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं कि 9 सेंटीमीटर है सीधे 2 सेंटीमीटर, बहुत कम रहता है, वेरी लिटल होता है। लेकिन अल्टरेशन इन साइज ऑफ द हेड एज द volume of the content inside the skull is incompressible, although small amount of cerebrospinal fluid and blood escape out in this process, and during the normal delivery an alteration of 4 mm in the skull diameter commonly occurs। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि अल्ट्रेशन कितने mm का होता है स्कल में, 4 mm तक का देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब क्या होता है, ये कम कंप्रेसिबल क्यों है, क्योंकि अंदर का जो कंटेंट है दैट इज जो ब्रेन है, स्पाइनल फ्लूइड है, जो CSF आदि है, वो उतना कंप्रेस तो नहीं होंगे। तो इसलिए ये कितना कंप्रेस हो सकता है, मैक्सिमम 4 mm समथिंग 5 mm तक कंप्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मोल्डिंग क्या याद रखने का कि जो चेंज होता है, अल्ट्रेशन होता है शेप ऑफ द फोरकमिंग हेड वाइल पासिंग थ्रू द बर्थ पैसेज, उसी को हम लोग मोल्डिंग कहते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ऑफ कोर्स मैकेनिज्म समझाने की तो उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि देयर इज ए कंप्रेशन ऑफ द एंगेजिंग डायमीटर ऑफ हेड विद करस्पॉन्डिंग एलोंगेशन ऑफ द डायमीटर एट द राइट एंगल टू इट। मतलब कि जब मान के चलो यहाँ से बेबी पास कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये पार्ट अगर कंप्रेस होगा तो ये पार्ट क्या होता है, इलोंग होता है। तो इस तरह से जो जिस प्लेन में पास होगा उसके परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन से पास होगा तो इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन में पास हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर। तो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर मैटर में क्या होगा, वहां पे कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन देखने को मिलता है। तो इलोंगेशन कितने पे होता है, राइट एंगल टू द डिग्री दैट ऑन विच द बेबीज हेड इज पासिंग फ्रॉम द बर्थ पैसेज। तो यहाँ तक हम लोग ने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी अबाउट द फिटल स्कल सारी चीजें डिस्कस कर ली। लास्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कैपेट सक्सीडेनम। तो कैपेट सक्सीडेनम होता क्या है कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्वेलिंग ड्यू टू स्टैग्नेशन ऑफ फ्लूइड इन द लेयर्स ऑफ स्कार्फ बीनीथ द गर्डल ऑफ द कॉन। ठीक है, क्या होता है कि मान के चलो किसी एक एरिया में वाइल पासिंग थ्रू द बर्थ कैनाल वहाँ पे प्रेशर रहता है, तो उस एरिया में क्या होता है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है गर्डल कॉन्टेक्ट की वजह से। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा पफीनेस आ जाता है, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट आ जाता है, तो उसको हम लोग कैपेट सक्सीडेनम कहते हैं। द गर्डल ऑफ कॉन्टेक्ट इज इधर बोनी और द डायलेटिंग सर्विक्स और द वल्वल रिंग। ठीक है, ये किसकी वजह से हो सकता है, या तो बोनी कॉन्टेक्ट की वजह से हो सकता है या तो सर्विक्स की वजह से हो सकता है। द स्वेलिंग इज डिफ्यूज बॉगी एंड इज नॉट लिमिटेड बाय द सूचर लाइन। कैसा होता है, स्वेलिंग डिफ्यूज रहता है और सूचर लाइन से इसका लिमिटेशन नहीं रहता, क्योंकि ये क्या होता है, सूचर लाइन से उतना देखने को नहीं मिलता, सूचर के आर पार, मतलब इसका लाइन जो होता है एक फिक्स नहीं रहता। इट में बी कंफ्यूज विद द सिफेलोहेमेटोमा। इसको हम लोग सिफेलोहेमेटोमा से कभी कभी क्या करते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सिफेलोहेमेटोमा के कंडीशन में भी सेम कंडीशन होती है कि वहाँ पे भी सेम जो सूचर लाइनिंग होती है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि नॉट लिमिटेड बाय द सूचर लाइन, लेकिन जो सिफेलोहेमेटोमा होता है उसमें सूचर लाइन से वो लिमिटेड होता है। लगा है इट डिसअपीयर्स स्पॉन्टेनियसली विद इन द 24 आवर्स। अब क्या होता है, बस प्रेशर की वजह से होता है, ऐसे कंडीशन में 24 आवर्स में खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारा सिफेलोहेमेटोमा की कंडीशन होती है वो 24 आवर्स में खत्म नहीं होती, उसका ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन तो हम लोग को मालूम ही है, क्या देखा गया है, वाइल द हेड डिसेंड्स टू द प्रेस ओवर द डायलेटिंग सर्विक्स और द वल्वर रिंग, the overlying scarp is free from the pressure, but the tissue in contact with the full circumference of the girdle of the contact is compressed, and this interferes with the venous return and the lymphatic drainage from the unsupported area of the scarp, leading to the stagnation of the fluid and the appearance of the swelling in the scarp. Same
कि क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता है जिसकी वजह से जो CSF है उसका ड्रेनेज नहीं हो पाता, वेनस रिटर्न नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अनसपोर्टेड स्कार्फ एरिया में फ्लूइड का स्टैग्नेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो इट सिग्निफाइज द स्टैटिक पोजीशन ऑफ द हेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या सिग्निफाई करता है कि इस पोजीशन में लंबे समय तक जो बेबी का हेड था वो इंगेज था। दूसरा, लोकेशन ऑफ द कैपेट गिव्स द आइडिया ऑफ अबाउट द पोजीशन ऑफ द हेड ऑक्यूपाइड इन द पेल्विस एंड द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। इसके वजह से एक और चीज़ पता चलता है कि कितने डिग्री में जो हमारा बेबी है वो फ्लेक्स था। In left position, the capet is placed on the right parietal bone and in the right position on the left. अगर बेबी का लेफ्ट पार्ट आगे की तरफ है तो ऐसे कंडीशन में राइट वाले पार्ट पर प्रेशर होने की वजह से राइट पैराइटल बोन में कैपेट देखने को मिलेगा, सेक्सिडियम देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर लेफ्ट वाला आगे की तरफ है तो राइट वाले में, मतलब अपोजिट। एंड विद द इंक्रीजिंग फ्रिक्शन द कैपेट इज प्लेस्ड मोर पोस्टेरियरली। वही डिपेंड करता है कि कितना फ्लेक्शन है, उसके हिसाब से कौन सा एरिया प्रेशराइज्ड है। जैसे जैसे प्रेशर फ्लेक्शन बढ़ेगा तो जो पीछे वाला पार्ट है वो ज़्यादा प्रेशर में रहेगा, तो उसके वजह से वहाँ पे कैपेट सेक्सिडियम की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिल सकती। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द फीटल स्कल ऑफ द गायनेक एंड ऑप्स। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गई होंगी। फीटल स्कल के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, तो प्रेजेंटेशन याद रखना है, 3 प्रेजेंटेशन होते हैं, 4 सूचर होते हैं, 2 फंटनल होते हैं, 6 एंटेरो पोस्टेरियर डायमीटर के बारे में बात किया और 4 ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में बात किया। इतना भी आप याद रखोगे तो वेल इनफ है, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि फर्दर वीडियोस में और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोज़ रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।